सभी से मैं नमस्कार करती हूँ। इस समारोह की शुरुआत हम धन्वंतरी स्तवन से करेंगे, तो संध्या से मैं विनती करती हूँ कि वो यहाँ के स्तवन गाए। खड़े हो जाए। श्री गुरुभ्यो नमः। प्रणमामि शिरसाश्विनो ध्यायामि भिषजाम्बरो। प्रणमामि शिरसाश्विनो ध्यायामि भिषजाम्बरो। गायामि तव चरितं करुणारसभरितं। ओजते जोपेतं ओतप्रोतख्यातं। प्रणमामि शिरसाश्विनो ध्यायामि भिषजाम्बरो। द्यावा पृथिवीमिव पोषयामहस्तं। दिवि ज्योत्स्नामिव दीपयामः बुद्धिं। प्रणमामि शिरसाश्विनो ध्यायामि भिषजाम्बरो। मामुपैतु तव गणिताक्षमता। मामुपैतु तव करुणामृदुता। प्रणमामि शिरसाश्विनो ध्यायामि भिषजाम्बरो। ध्यायामि भिषजाम्बरो। ध्यायामि भिषजाम्बरो। बहुत सुंदर। हम सब साथ मिलके धन्वंतरी स्तवन गाते हैं। जलोकां दधतमृतं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः। सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमं पूजनेत्रं। कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसचारुपीताम्बराढ्यं। वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदमेव प्रौढदावाग्निलीलं। प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं। धन्यवाद सौम्या, बहुत सुंदर। इस कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले यहाँ के भूतनाथ महादेव ट्रस्ट के संस्थापक और विश्वस्त मगन भाई व्यास, उनको हम श्रद्धांजलि देने वाले हैं। तो मैं फिर से सबसे विनती करती हूँ कि प्लीज़ आप सब से 1 मिनट के लिए खड़े हो जाइए। सो सॉरी फॉर दैट। 1 मिनट के लिए हम शांति शांति शांति। बैठ जाइए सर। वैद्य रघुभाई जोशी सर, जो यहाँ के ओपीडी आयुर्वेद ओपीडी देखते हैं और उसी के साथ उनके गोंडल में भी प्रैक्टिस है, जो यहाँ पर आयुर्वेद तज्ञ के स्वरूप से कार्यरत करते हैं। तो मैं इनसे विनती करती हूँ कि वो मगन भाई व्यास के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें।
नमस्कार। आदरणीय धर्माधिकारी साहब, अभिजीत भाई, भाई जी, सब विद्यार्थी मित्र, करीब करीब 60 साल से ये यहाँ का जो आयुर्वेद का प्रकल्प है वो चल रहा है। 60 साल पहले यहाँ कुछ नहीं था। आपने देखा होगा कि सामने स्मशान है और अभी जो शिव मंदिर है वो छोटा सा एक मंदिर था, और यहाँ जो कृष्ण जी महाराज थे वो इधर आए और बाद में उसने थोड़ा गांव के साथ संपर्क किया, इधर रहे। वो खुद आयुर्वेद के प्रकांड विद्वान थे, संगीतज्ञ थे, ज्योतिष शास्त्री भी थे और नाड़ी के बड़े अच्छे ज्ञाता थे। शिव स्वरोदय भी वो जानते थे। ये मेरा अनुभव रहा है उसके साथ। हालांकि उनको प्रैक्टिस करते देखना मेरे लिए संभव नहीं हुआ, लेकिन वो काम करके गए, बाद में मेरे को इधर आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो वो जो करके गए थे उसको पेशेंट के माध्यम से और उसने जो कुछ भी नोट्स रखे थे उसके माध्यम से मैं समझने की कोशिश अभी भी कर रहा हूँ। कुछ कुछ जानने को मिल रहा है। उसके बाद जो यहाँ के मुख्य ट्रस्टी थे वो मगन भाई थे। अभी मगन भाई के बारे में मेरे को बोलने को बोला है, लेकिन आश्रम का परिचय भी थोड़ा बहुत दे दूँ, इसलिए साथ में बोल रहा हूँ। तो एक अभी यहाँ से 13 साल से चल रहा है, 14वां साल है। 13 साल में 2 बड़े परिवर्तन आए। पहले एक ही फोटो था, फिर बागे साहब का फोटो आया, अब मगन भाई का आ गया है, काल तिब्बती तद्रसम। तो ऐसा हो रहा है। लेकिन मगन भाई का जो हेतु था, बापू के जो कृष्णानंद जी महाराज के जो हेतु थे यहाँ सब ये पूरा जो संस्थान खड़ा करने के लिए, उसको उसके जो ध्येय थे उसको संपादन करने के लिए वो काफ़ी प्रयत्नशील रहे। बड़े अच्छे बिजनेसमैन थे वो। मस्कत में उसकी फर्म रही है, लेकिन वो निवृत्त होकर इधर आ गए। पूरा आश्रम का वो संचालन करते थे और यहाँ की जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो बापू अपने विल में लिख के गए हैं कि भाई ये करना है, योग आयुर्वेद को अच्छे से प्रसार प्रचार करना और उसकी सेवा करना, वो उसका बड़ा ध्येय था। रसशास्त्र के बारे में जो सभी बापू ने जो कुछ भी यहाँ संस्कार वगैरह किए हैं उसको प्रमाणित करके अच्छे से समाज में एस्टैब्लिश करने का उनका मकसद था। वो भी धीरे धीरे सब चल रहा है। तो मगन भाई का काफ़ी सहयोग रहा। करीब करीब 9-10 करोड़ रुपए उसने डाले हैं इधर इस संस्था में और काफ़ी कुछ काम किया है। और इसकी वजह से ये जो पूरा बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, ओम आकार का जो बिल्डिंग है, आप गूगल में से देख सकते हैं, वो बिल्डिंग उन्होंने बनवाया। ये जो बड़ा हॉल है वो भी उन्होंने बनवाया। और यहाँ की जो खेती बाड़ी है उसका पूरा संवर्धन भी उन्होंने किया। सबसे बड़ी बात यह थी कि वो अच्छे इंसान थे जो इंसान पर भरोसा करते थे। मैंने काफ़ी बार देखा कि कैसा भी आदमी हो, कोरोना के टाइम में उनके व्यक्तित्व का एक आपको अभी हमको साहब को सुनना ज़्यादा मुनासिब होगा, लेकिन एक बात आपको बता दूँ। यहाँ का एक छोटा सा कर्मचारी जो डेली वेजिस पर आता था, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया। कोरोना के पहले दिन, लॉकडाउन के पहले दिन ये हुआ। तो उन्होंने फ़ोन किया मेरे को, जूनागढ़ ले गए, कंफर्म हुआ कि ब्रेन हेमरेज है, ऑपरेट करना पड़ेगा। तो जूनागढ़ से राजकोट भेजा। राजकोट किसी भी सर्जन तैयार नहीं था ऑपरेट करने के लिए। एक सर्जन तैयार हुए तो उसने बोला कि मैं 4 लाख रुपए लूँगा। जो आदमी रेगुलर कर्मचारी नहीं है उसके लिए उन्होंने फ़ौरन 4 लाख स्पेयर कर दिए कि कुछ भी हो, दे पाए ना दे पाए कोई बात नहीं, लेकिन वो बचना चाहिए। फिर हमारे एक सर्जन मित्र थे, न्यूरो सर्जन, उसने मतलब बिल्कुल फ्री में ऑपरेशन कर दिया। लेकिन ऐसे दिलदार आदमी थे, पैसे के लिए वो इतना मतलब कंजूस नहीं थे। और उसके पास जो कुछ भी था वो
अपना सब एस्टैब्लिश करके, उसके बच्चे थे वो सब एस्टैब्लिश है, वेल एस्टैब्लिश है, फॉरेन में डॉक्टर है, सब कुछ है। वो भी देखते थे, लेकिन आश्रम के प्रति उनका बहुत लगाव था। और आश्रम के उत्थान के लिए उनकी जो जो मेहनत थी वो हम सब देख सकते थे। गौशाला बनाने के लिए उनका एक लक्ष्य था कि मैं 108 गौएँ इधर इकट्ठी करूँगा। वो किया भी, वो इकट्ठी कर पाए, हम संभाल नहीं पाए। तो ऐसे मगन भाई थे। मेरा निजी एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि पहली बार मैं अब्रॉड गया और उसका पूरा उनका जो आयोजन था उन्होंने किया था, वो मेरे को विजिट पे ले गए थे मस्कत। एक दर्दी को देखने के लिए हम लोग मस्कत गए, तो बहुत ही पर्सनल टच रहा उनके साथ। उनके घर में मैं रहा, हम दो ही थे उस टाइम पर। तो ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा आदमी है तो ये करना नहीं करना। उसने खाना पका के मेरे को खिलाया। मेरे कपड़े धोने के लिए उसने बोला कि सुबह, दूसरे दिन सुबह हम जगे तो उसने बोला आपके कपड़े धो, मैं अभी धोता हूँ। तो मैंने बोला भाई मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो नहीं, मेरे को नहीं धोना है, मैं वॉशिंग मशीन डालूँगा। तो उसने बोला आप लाइए, नहीं ऐसा करिए, आप मेरे को वॉशिंग मशीन सिखाया। पहली बार मैंने वॉशिंग मशीन चलाया उस दिन लेकिन उसके पास सीखा मैं। तो ऐसा व्यक्तित्व था उनका। वो ज़्यादा पढ़े नहीं थे, लेकिन वो मानते थे कि पढ़ाई के अलावा जीवन में कोई चारा नहीं है। तो काफ़ी लड़कों को, लड़कियों को उसने पढ़ाया। इस छोटे से गांव में कितने ही बच्चे ऐसे हैं जो उनके सहाय से पढ़ के आज समाज में अच्छा स्थान भुगत रहे हैं। कुछ इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स भी हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं। कोई भी आदमी आके उसको मदद के लिए बोलता था, वो अवश्य करते थे। ऐसा व्यक्तित्व था और उसकी छत्र छाया में आज हम लोग बैठे हैं। मैं काफ़ी उनके साथ अपनी इमोशन से भी जुड़ा हूँ, क्योंकि ये जो प्रकल्प शुरू हुआ तो मैंने उनको पहले बोला था। पहली बार ये जो संहिता हवन हुआ तो वो दनेज में हुआ। तो मैं उधर जो खाना पकाने वाला था उसने मेरे को बोला और मैं उधर गया। तो मैंने देखा बच्चियाँ हैं, उसको बहुत तकलीफ़ होती थी। फिर हमने एक प्रपोज़ल रखा कि आप उधर आ जाइए। साहब ने और बागे साहब ने ये स्वीकार किया और रहने के लिए इधर आए। फिर बाद में वहाँ से शुरू हुआ, अभी तक चल रहा है। लेकिन पहले 5-6 साल जो मगन भाई का जो डेडिकेशन था वो बहुत ही सरल और मैं कह सकता हूँ कि व्यापारी ज़रूर थे, लेकिन इतने व्यापारी नहीं थे। हम उसको भोले बोल सकते हैं, थोड़े इनोसेंट बोल सकते हैं। ऐसा बहुत बार फील हुआ। तो ये सब की वजह से आज आप लोग इधर हैं। और मैं मानता हूँ कि आयुर्वेद पढ़ने के लिए जो स्ट्रगल, जो मेहनत धर्माधिकारी साहब ने किया है उनके गुरु के पास से, बाद में उन्होंने संहिता में जो डुबकी लगाई है और बाद में उसको अच्छे शिष्यों के लिए खुला कर दिया है, ये बड़ी ही दिव्य बात है, मैं ऐसा कहूँगा। और ये शुभ संकल्प अभी काफ़ी फैल रहा है और उसमें ईश्वर ने काफ़ी अच्छे लोग इकट्ठे किए हैं। उसमें अभिजीत भाई भी हैं, मेघना बहन भी हैं, काफ़ी लोग हैं। तो ये मगन भाई की और यहाँ कृष्णानंद जी महाराज की जो मनीषा थी वो अभी चरितार्थ होती रहती है। उसमें यत्किंचित हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो करते हैं और हम आपके भी शुक्रगुजार हैं कि उनकी मनीषा को पूर्ण करने के लिए आप लोग इधर आए हैं। आपका स्वागत है और अभिनंदन भी। थैंक यू। धन्यवाद सर जी। मैं अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान के बारे में आप सभी से थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। इस संस्था का स्थापन
भले ही 2018 में हुआ है जब अनंत बाकरे सर जी का निधन हुआ है, उसके बाद इस संस्था का स्थापन हुआ है, लेकिन इससे पूर्व ही ये कार्य शुरुआत था। इस संस्था से कई सारे वैद्य जैसे धरवालिकारी सर या आदि महान हस्तियों का आशीर्वाद इस संस्था को प्राप्त हुआ है। इस संस्था से अलग अलग कार्यक्रम किए जाते हैं, जिसमें यह कार्यक्रम तो है ही, उसी के साथ महाराष्ट्र में हर साल कैलाशवासी वैद्य बिंदु माधव कट्टी सर के पुण्य स्मरण में संहिता का आयोजन किया जाता है, संहिता निरूपण का। ऐसे ही महाराष्ट्र में पालघर जिले में आदिवासी लोगों को हर 6 हफ्ते में जाके मेघना मैम मैं मुफ्त में आयुर्वेद चिकित्सा देती है। इसी के मार्फत हमने तमक श्वास एक अभ्यास, पथ्यकर आहार शाकाहार वैद्य गयाल मैम के पुस्तक जो है उनका पब्लिकेशंस किया है। ऐसे अलग अलग कार्य अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान से किए जाते हैं। इसी के साथ आज का जो हम कार्यक्रम कर रहे हैं उसके बारे में प्रस्तावना देने के लिए मैं मेघना ताई को विनती करती हूँ कि वो आज के कार्यक्रम के बारे में हमें थोड़ी जानकारी दें। थोड़ा उन्होंने जो बताया उसमें थोड़ा बदलाव है। ये तमक श्वास ये पुस्तक जो है ये आत्रेय प्रकाशन का है, और उन्होंने गयाल मैडम ने जो पुस्तक लिखी है वो आहार शास्त्र, ये आयुर्वेदीय आहार शाकाहार, ऐसे ये पुस्तक अनंत आयुर्वेद प्रतिष्ठान की ओर से लिखी है। ठीक है, मैं एक 5 मिनट सिर्फ लेने वाली हूँ कि ये कार्यक्रम शुरुआत कैसे हुई, ये बताना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र से वैद्य यहाँ तक क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, और ऐसा होता है कि गुजरात में भी वैद्य है तो फिर भी महाराष्ट्र से क्यों, ऐसे। तो एक्चुअली हुआ ऐसे कि जो शुरुआत हुई वो एक लेख की वजह से हुई। तलाविया नाम के वैद्य थे जो गुजरात में रहते थे, तो उन्होंने एक लेख लिखा। उनके गुजराती मासिक में ही वो लेख आया था, और वो लेख पढ़ते मेरे जो ससुर जी थे वैद्य कैलाशवासी वैद्य अनंत बाकरे जी, तो उन्होंने वो पढ़ा और उनको ऐसे लगा कि ये कुछ खास स्थल है जिसको हमें जहाँ पे जाकर देखना जरूरी है। तो इसलिए वो निकल पड़े, और वो और धुलिया के वैद्य नाना जोशी, पीटी जोशी सर, तो वो दोनों यहाँ पे आ गए। यहाँ पे उन्होंने वो स्थल जो है जहाँ पे हम जाने वाले हैं चौथे दिन, तो वो देखा। वहाँ पे एक छोटा सा देउल था, ऐसे देवड़ी कहते हैं हम मराठी में उसको। तो छोटा सा मंदिर था, और वहाँ पे एक मूर्ति है जहाँ पे जो भगवान धन्वंतरी जी है वो शेषशायी ऐसे लेटे हुए हैं, और उनके पास जो सुश्रुत औपधे नव ऐसे हम मानते हैं कि वो सुश्रुत औपधे नव ऐसे जो उनके शिष्यगण है वो उनके पास बैठे हैं। तो वो उनका महानिर्वाण के काल में तैयार की गई या फिर उसके बाद में वो तैयार की गई मूर्ति वहाँ पे रखी है। तो ये हमारे लिए एक एविडेंस है कि आयुर्वेद शास्त्र था, और वो उस काल से था, 2000-3000 साल पहले से या उसके भी पहले से आयुर्वेद शास्त्र था। ये एक तरीके का एविडेंस है, और जब तक ये मूर्ति नहीं मिली थी तब तक ऐसा कोई भी एविडेंस दिखाई नहीं दे रहा था। अभी अभिजीत सर ने उसके ऊपर बहुत काम किया है, और बहुत सारी जगह पे जहाँ पे आयुर्वेद के एविडेंस है वो उन्होंने इकट्ठा किए हैं। यहाँ पे अगर पीपीटी होती तो शायद वो दिखा देते, मतलब प्रेजेंटेशन होता तो। लेकिन इस तरीके से ये एक पहला स्थान हमें मिला कि जहाँ पे आयुर्वेद का कुछ एविडेंस हमें मिला है। तो इसलिए उन्होंने सोचा, मेरे ससुर जी ने, कि यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होना चाहिए। तो कैसे है, मेरे ससुर जी धार्मिक नहीं थे, वो यज्ञ कर्मकांड ये ज़्यादा नहीं करते थे। मतलब अगर किसी ने किया तो उनको सहायता करते थे, लेकिन खुद नहीं करते थे। लेकिन उनको ये था कि नहीं, यहाँ पे कुछ ऐसा कार्य होना चाहिए जो अगले पीढ़ी के लिए उपयुक्त हो। तो वो कार्य मतलब अध्ययन का कार्य। तो इसलिए नाना जोशी और
मेरे ससुर जी ने तय किया कि यहाँ पे अध्ययन का काम शुरू किया जाए। तो उसके लिए वो कोई एक विद्यार्थी ढूंढ रहे थे। तो उनको हमारे अभिजीत सर मिले और वो उन्होंने अभिजीत सर से कहा कि चलो हमारे साथ वहाँ पे, और 1 महीने के लिए तीनों वहाँ पे रहे। मेरे ससुर जी उस टाइम कुछ बीमार हुए तो वो 15 दिन लेट आए, लेकिन नाना जोशी और वो बाद में उसकी स्टोरी बताएंगे उसके बारे में, मैं अभी नहीं बताती हूँ लेकिन वो रहे यहाँ पे। उन्होंने 1 महीने के लिए यहाँ की सब परिस्थिति देखी और उन्होंने सोचा अगर कार्यक्रम करना है तो वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 4 रूम्स है, तो वहाँ पे नहीं होगा कार्यक्रम। तो इसलिए वो घूमने लगे इधर उधर और उनको ये आश्रम मिला, भूतनाथ मंदिर, ये आश्रम मिला। और यहाँ के जो ये शायद उस टाइम भी प्रसिद्ध होगा, तो इसलिए बहुत सारे लोगों ने उनको कहा कि यहाँ पे आप जाओ। मगन भाई व्यास जी है वहाँ पे कोई आए थे। अच्छा, वहाँ पे कोई आया, कार्यक्रम में हाँ यहाँ से कोई आया था। हाँ। तो उन्होंने वो देखा और देखा कि लड़कियों को रहने की ठीक से व्यवस्था नहीं है, तो वो तो वो वहाँ पे हमें बोले कि हाँ, पहले तो 2 साल हमने वहीं पे कार्यक्रम किया, 1 साल वहीं पे रुके थे, कुछ 25 लोग थे और वहाँ पे रुके थे। उस टाइम कोई तो आया था यहाँ से और उन्होंने कहा कि यहाँ पे कार्यक्रम हम कर सकते हैं, और फिर हमें ये रघुवीर जोशी सर ही आए थे और उनके साथ और एक उनके साथ थे। तो उन्होंने ही कहा कि हम ये कार्यक्रम यहाँ पे कर सकते हैं, और इस तरीके से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मगन भाई व्यास ने तो हमें बहुत और पूरा कार्यक्रम का आयोजन, मतलब पहले कुछ साल हम जो वर्गणी जो लेते थे वो सिर्फ सिखाने के लिए और आने जाने का जो कुछ खर्चा जो इनको लगता है उनके लिए ही लेते थे, बाकी कुछ नहीं लेते। सब व्यवस्था भूतनाथ मंदिर वाले जो मगन भाई व्यास जी है उन्होंने हमारे लिए की थी। तो अभी इस तरीके से 14 साल तक ये कार्यक्रम चल रहा है और आगे भी चलेगा, ऐसे मेरी आशा है। देखते हैं कैसे हमारी अपेक्षा ये है कि और 40 साल के बाद शायद हम नहीं होंगे और आप में से कोई यहाँ आके ये प्रोग्राम आगे कंटिन्यू करे। तो इसलिए प्रोग्राम चल रहा है। अनंत आयुर्वेद से जुड़े रहो और हमारे साथ